नमस्कार आप सभी को। आबकारी विभाग की वैकेंसी निकली है। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट ला रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे आंसर मैं इसमें दूंगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा वर्किंग क्या होती है, पद संख्या कितनी है, आय कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, सारे के सारे आंसर दूंगा मैं। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लोगे तो आप ये समझ जाओगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहली बात, जहां भी आप वीडियो देखोगे तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि पद संख्या काफी समय नहीं। सबसे पहले आप समझें कि आबकारी विभाग में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, क्लियर है, जिसको हम कहते हैं एक्साइज। तो ये जो वैकेंसी होती है वो वर्किंग कहां करती है? वो करती है शराब में, ठेकेदारी में, ठीक है, शराब का ठेका, लाइसेंस, ठीक है, जो गांजा वगैरह है, इस तरह की चीजों में ये विभाग काम करता है। अब आप प्यारे बच्चों ये समझो कि क्या इस विभाग का काम हर जिले में होगा या हर थाने में होगा? नहीं, इसका स्पेशल होता है। पहली बात तो ये वैकेंसी लगभग 16 से 20 साल बाद निकल रही है, क्लियर है। इसके पहले साल 2002 और 2005 के आसपास ये निकली थी, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं निकली। ये वैकेंसी इतनी ही आती है, जो कि जिलों की संख्या हमारे यहाँ लगभग 51 से 52 है। इस तरह से सफिशिएंट वैकेंसी इस बार आई। प्यारे बच्चों, सीबीआई का एक कांस्टेबल बहुत पावरफुल होता है। जब आप समझोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसी तरह से आबकारी विभाग का एक छोटा सा कांस्टेबल सीधा डील कर सकता है एसपी लेवल से। आ रहा है समझ में? तो आप पहले तो ये समझ जाओ कि ये जो कांस्टेबल है इसका पावर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर जनरल आरक्षक की। अगर सैलरी की बात करें, सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लगभग 19,500 से लेकर 60,000 की वैकेंसी है। आप सारी चीजें पीडीएफ में भी देख सकते हैं। एक को रेट फिक्स है, मैं हालांकि पीडीएफ इसमें नहीं लगाऊंगा, उसको कट करके इस सैलरी का जो है वो लिमिट है। तो सैलरी भी हम अगर देखें तो 1.5 से 2 गुना है एमपी पुलिस से, क्लियर है। इसके अलावा लोग तो कहते ही हैं कि ये धन कुबेर नौकरी है, क्लियर है, क्योंकि सेक्टर ही कुछ अलग है। तो पहले तो आप ये समझो कि ये बहुत ही पावरफुल जॉब है। पावरफुल जॉब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोई जॉब है ना। एक आरक्षक से कई गुना बड़ा अधिकारी, इसको आप समझ सकते हैं, क्लियर है। इसको हम सीबीआई की तरह भी ले सकते हैं। तो सीबीआई में भी कहाँ पोस्ट भर्ती होती है ना, जितने भी बड़े संस्थान है, आईबी में भी कहाँ भर्ती होती है ज्यादा। तो ये भर्तियां बहुत कम ही आती हैं, सफिशिएंट आई हैं, 16 साल बाद आई, एग्जैक्ट 16 साल बाद आई है। हम उसको 20 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी में लेट लफीट हो गई थी इस वजह से। तो पहली बात तो ये, अब शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अनिवार्यता की। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोजगार पंजीयन आप अपडेट करा लें अभी से, ठीक है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, क्योंकि ये दो चीजें आप तय समय पर नहीं करा पाओगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो मात्र 15 दिन ही भरा जाएगा। 15 दिन में ये पोर्टल बंद हो जाएगा। ये पहला बार ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में, वैकेंसी का फॉर्म जो शुरुआत है 10 दिसंबर रात 12 बजे से फॉर्म भरा जाएगा और 24 दिसंबर को ये खत्म हो जाएगी। टोटल 15 दिन आपको मिलेंगे। 10 दिसंबर रात 12 बजे से फॉर्म भरना चालू होंगे और 24 दिसंबर रात 12 बजे इसके फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। केवल 15 दिन। तो आपको मेरी पहली सलाह यही है कि आप रोजगार पंजीयन करवा लें, क्योंकि इसमें अनिवार्य लिखा हुआ है पीडीएफ के पहले पेज पर। और आधार कार्ड अपना मोबाइल से लिंक करा लें। और भी आधार कार्ड में जो फॉर्मेलिटीज हैं, एड्रेस वगैरह की, वो सारी आप क्लियर कर लें कि आधार कार्ड में कोई कमी आपकी ना रहे। नहीं तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, फॉर्म भर जाए तो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात, इसमें मैं वर्किंग बता ही चुका हूं कि शराब वगैरह में इसमें वर्किंग होती है, मादक पदार्थों में जो होते हैं उसमें सारी वर्किंग होती है। इंपॉर्टेंट डेट के बाद अब आप एक काम करना कि घर पर जाकर इसको आप लगा देना। इसका जो एग्जाम है, एग्जाम डेट बिल्कुल फिक्स है, 20 फरवरी को इसका पेपर है। 20 फरवरी को इसका पेपर है। तो एग्जाम डेट भी आपकी पीडीएफ में जो आई है, रूल बुक अब आराम से ओपन हो रही है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 20 फरवरी को पेपर है, प्लस 2 शिफ्ट में, ठीक है। और पेपर कैसा होगा? 2 घंटे का होगा, वो सब मैं बताने वाला हूँ। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। क्या क्या सिलेबस आएगा वो हम आगे रख के आपको बता देंगे। अगली बात, इसमें जो है फीस की बात करें तो जनरल वालों की फीस 500 रुपए रहेगी और ओबीसी एससी एसटी की फीस जो रहेगी वो रहेगी 250 रुपए। एससी एसटी की फीस जो रहेगी, क्लियर है। रिजर्वेशन के लिए जो फीस रहेगी, इसमें दिव्यांग भी आ जाएंगे 250 रुपए, और जनरल वालों की फीस जो रहेगी वो 500 रुपए रहेगी। रेलवे में फीस वापस हो जाती है। एसएससी में फीस नहीं लगती है, केवल ओबीसी व जनरल बॉय की, लेकिन इसमें ना तो फीस वापस होती है, इसमें फीस लगेगी। प्लस इसमें जो ऑनलाइन वाला है वो अलग से ट्रांजैक्शन चार्ज ले सकता है,
क्लियर है? जब वो प्रोसेस करेगा तो हो सकता है 50 रुपए 100 रुपए आपसे ले ले, 50 रुपए लेगा मेरे हिसाब से। क्लियर है? तो ये सारी बात है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कुल पदों की संख्या। अब इस पर आते हैं, क्योंकि जहां भी मैं देखता हूँ बड़े निराशा से बोलते हैं भाई साहब वर्किंग तो समझो, 200 पद है, सफिशिएंट है। इसमें इक्यावन लगभग 2/3 पद, लगभग 75 पद जो है वो रिजर्वेशन के और 50 पद जो है वो बिना पद। तो भाई वर्किंग भी तो समझो कि ये है क्या? क्या इसके हर थाने में जरूरत है? नहीं, स्पेशल ही आता है व्यक्ति, हर थाने में जरूरत नहीं है इसकी, हर जिले में जरूरत नहीं है। जिलों में मैं सुनना काम बोलकर मैं कोशिश करूंगा, और अगर इस पर वीडियो बना पाऊं प्रेजेंटिंग के साथ, तो जिलों में भी इसकी जरूरत नहीं होती। स्पेशल टास्क फोर्स की तरह काम करता है, जहां जरूरत होती है काम करके आ जाता है वापस, है ना। सामान्यतः राजधानी में रहता है कैपिटल इसकी। जैसे इसको आप इस तरह से भी समझते हो, जैसे आप जो बम निवारक दस्ता होता है वो थोड़ी ना रोज जरूरत पड़ेगी, इसी तरह से ये है। और फिर जो काम चल रहे हैं वो सरकार ही कर रही है, लाइसेंस देने का काम सरकार करने लग रही है, ये केवल चेक करने जाता है, वो भी कभी कैसे। ये खाद्य विभाग नहीं है, ये शराब को लेकर काम करता है। खाद्य विभाग नहीं है कि आपको हर दुकान देखना है, भाई कोई भी दुकान चल रही है बस लाइसेंस क्लियर है कि नहीं, इतना काम रहता है। तो इस हिसाब से वर्किंग आप क्या चाह रहे हो, कितने लोग चाहिए, तो इस हिसाब से सफिशिएंट वर्किंग, ठीक है। पोस्ट 200 है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें आयु सीमा की, अगर हम बात करें तो 21 साल से लेकर के 33 साल ये पुरुषों के लिए दी गई है, और महिलाओं के लिए दी गई है 21 साल से 38 साल। इसके अलावा SC ST के लिए आप हर वैकेंसी में देख चुके हो, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन ज्यादा मिलता है। और किस तरफ होता है? इस तरफ नहीं होता, मिनिमम आपकी 21 ही होगी, और SC ST के लिए, पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए 5 साल अतिरिक्त होगा। क्लियर? तो +5 इधर और +5 इधर आप कर सकते हैं। बाकी महिलाओं के लिए जो एज लिमिट है वो 38 साल है। इसके अलावा हम बात करें यदि फिजिकल की, अब हुआ क्या, मैं इसलिए धीरे से बताता हूं, क्या है कई लोगों ने जब इसका नोटिफिकेशन आया तो कई लोगों ने इसका फिजिकल भी बता दिया था। प्यारे बच्चों, अभी जितनी जो रूल बुक हुई है या तो उसमें कुछ गलती है, कुछ भी है, इसमें फिजिकल नहीं है। इसमें हाइट मांगी गई है और चेस्ट मांगा गया है। मतलब अगर आपकी एक हाइट है और एक चेस्ट है तो आप क्वालिफाइड हैं। इसमें ना तो दौड़ है अभी, ना इसमें कोई फिजिकल है, ना कुछ है। क्लियर है? तो जैसे हो सकता है ये बड़ी गलती हो, क्योंकि एक्साइज की अभी SI की भी पोस्ट आने वाली, दोनों पोस्ट आने हैं, अभी आरक्षक क्या है SI की भी आने वाली है, तो हो सकता है उसमें फिजिकल मांगे। जब तक नहीं आ रहा है तब तक आपको ये मान के चलना है कि इसमें फिजिकल नहीं है। क्या है? हाइट मांगी गई, और हाइट बाद में मांगी, इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम जरूर दिया करो आप। हाइट बाद की बात होती है, मेजरमेंट ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, हाइट नहीं है तो एग्जाम दे सकते हैं, फिजिकल में बाहर आ जाएंगे आप। और हाइट अगर बात करें तो मेल की 167.5 सेंटीमीटर है, और फीमेल की अगर बात करें तो ये है 152.4, ये हाइट मेजरमेंट है। और इसके अलावा और उसमें जो सीना है वो 81 का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना हर में ही होता है, तो 86 सेंटीमीटर वो फीलना चाहिए, जो कि आराम से आ जाता है। तो ये इसके अलावा फिजिकल नहीं है। एजुकेशन क्या लगेगी, तो केवल 12वीं पास एजुकेशन लगेगी, 12वीं पास। कई बार बच्चा मेरे से पूछता है कि सर CPCT पटवारी में लगेगा, सर PGDCA, कुछ नहीं लगेगा। सरकार का आय का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है जो आपकी फॉर्म फीस होती है। तो यदि कभी सरकार पटवारी में CPCT अनिवार्य कर देगी तो 100 में से मात्र 20 लोग 25 लोग ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ा घाटा है। तो कभी भी आप अपने लिए अपडेट रखा करो कि सरकार कोशिश करती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत बिलो। अब सोचो आप इतना बड़ी पोस्ट और 12वीं पास, पटवारी में भी केवल 12वीं पास ही मंगाएंगे, CPCT मंगाएंगे तो आफ्टर मंगाएंगे, नहीं तो फॉर्म नहीं करेंगे। करोड़ों अरबों का व्यापार होता है, तो कभी ना आप पूछा करो ना इरिटेट किया करो। आप ये समझ लो आराम से कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैक्सिमम में 10वीं 12वीं पास ही करते, ताकि फॉर्म ज्यादा से ज्यादा रहे। 500 में गुणा करना भाई साहब, है ना, 250 में गुणा करना, जितने बड़े गुणा करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। और 2-3 महीनों का गैप होता है, तो इससे भी सरकार को टैक्स मिलता है। तो आप कभी इसमें ना क्वेश्चन किया करो कि इसमें ये बताएंगे, कुछ नहीं, सबसे कम योग्यता, तो इसमें केवल योग्यता है 12वीं पास। यही आपकी पटवारी में भी रहेगी, ना CPCT ना PGDCA DCA, ठीक है, वो पिछली बार भी नहीं बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस को लेकर मैं इसमें तो डिटेल दे ही रहा हूं, प्लस मैं आपको अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। सिलेबस एक गुरु मंत्र आप लिख लो कि MP पुलिस का जो पेपर अभी आप लेकर आए हो, सेम का सेम उसी टाइप का वही पेपर आएगा। क्यों?
सिलेबस सेम है एमपी पुलिस की तरह। सबसे पहले तो मैं इसकी भाषा लिख दे रहा हूँ, सामान्य ज्ञान, ये जो बुकलेट में लिखा है, एवं तार्किक ज्ञान, ये आना है 40 नंबर का। फिर अपनी भाषा में लिखेंगे हम, फिर बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, अभिरुचि ये आएगा 30 नंबर का। ये आएगी विज्ञान और अंकगणित, ये आएगी आपकी 30 नंबर की। अब देखना जरा मजाक देखो, आप कितना घटिया लोग बनाते हैं वो लोग। तार्किक, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, ये सब कुछ रीजनिंग लिखा है, ठीक है। और अंकगणित में ऐसा नहीं है अंकगणित दे रहे हैं। तो पहली बात तो सिलेबस पर जो मैं बता रहा हूं वो सिलेबस आपको फॉलो करना है। एमपी की जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी रेलवे से अलग होते हैं। एसएससी में अगर कोई चीज 20 नंबर की वो 20 नंबर की आएगी, इसमें सब झोल चलता रहता है। क्लियर? तो किस तरह से आएगा वो आप सिलेबस आप समझो। इसमें आएगी आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, एमपी जीके, और फिर इसके बाद जीके में आप करंट अफेयर उठा लो, ठीक है, हिस्ट्री उठा लो, वो फिर अलग। मेन जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एमपी जीके मेन सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिला देगा। बाकी सिर्फ एक्स्ट्रा है। तो हमारे यहाँ अभी एमपी जीके की क्लास स्टार्टिंग हुई। इसके अलावा रीजनिंग हमारे यहाँ अलग से टीचर है जो कि 6 महीने तक रीजनिंग पढ़ाता है। तो रीजनिंग हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया होती है। तो यहाँ पर आप अगर समझें कि साइंस को थोड़ा सा आप मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्लास लगाने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे एमपी जीके के बाद। साइंस को अगर आप मेंटेन कर ले तो पूरा, और ये पूरा सिलेबस जो है वो एमपी पुलिस का है। अगर आप एमपी पुलिस को उठाओगे उसमें भी यही लिखा है, सामान्य ज्ञान, तार्किक अभिरुचि, व्हाटएवर। तो इसमें सबसे पहले अगर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है लगभग 70 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से उठाएंगे और 30 नंबर जीके वगैरह से आएंगे। इसमें 30 से 40 नंबर की रीजनिंग आएगी, जैसा आपका एमपी पुलिस में आएगा। पैटर्न सेम एमपी पुलिस का जो अभी पेपर हुआ है वही रहेगा। मतलब भाग के नियम जो बहुत काइंड ऑफ के 4-4 क्वेश्चन आए वो सारा चीजें सीआई 5-5 अंकों तक आए। सेम जिन्होंने पेपर दे दिया है उनको पता है पेपर क्या आएगा, वही पेपर का विस्तार रहेगा। क्लियर? कई बार बच्चा पूछता है कम से कम कितने नंबर, तो कम से कम बेटा 86 नंबर प्लस जनरल बॉय के लिए, कम से कम, इससे नीचे में सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्लियर है, बहुत प्यारी पोस्ट है, रेपुटेटेड पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सीधे एसपी को आप डीलिंग कर सकते हैं, आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर आपके जिले में ऐसा ऐसा है, क्या वो सही है। हालांकि रिस्पेक्ट सलूट आपको ही करना है क्योंकि आप आरक्षक हैं, लेकिन एसपी से आप डायरेक्ट बैठ सकते हैं क्योंकि आप एक अलग डिपार्टमेंट के कांस्टेबल हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बार बार बता रहा हूं, जैसे जो सीबीआई होती है वो डीआईजी तक की, सीबीआई का कांस्टेबल डीआईजी को कॉल कर सकता है। तो आप इससे पहले समझने की कोशिश करो कि कौन सी वैकेंसी आई, फिर उसके बाद आप पोस्ट पर आओ की कमेटी। हर जिले में एक ही कलेक्टर होता है, दो कलेक्टर थोड़ी ना बना दो। ये इसके बाद तो मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी दे दी। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लो मेरे से, सब कुछ तो बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सब कंप्लीट दी है, पूरी कोशिश की है, कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट।